बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। अपनी ख्वातीन का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे चीफ व्हिप आमिर डोगर ने बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह हमारी ख्वातीन ने सारी असेंबली में उन्होंने गेन कितना किया, पहले साल से ज़्यादा उन्होंने सीखा, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही असेंबली में और जो इम्प्रूवमेंट्स आई, तो मैं इसलिए उनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी माइनॉरिटीज़ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के हीरोज़ को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद शहीद, और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदा यार, हसन अली, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हसन अली, उनकी जो बहन को पता चला कि वो शहीद हो गए तो उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से निकल गई। तो मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया, जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफ़ा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट्स थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया, और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। इसकी पूरी हमारी तैयारी थी, और ये मैं अल्लाह का भी शुक्र करता हूँ क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, इस तरह के को पूरी तरह आप रोक नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। और इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं इस बजट सेशन में बड़ी तकरीरें हुई, हर किस्म की ऑपोजिशन ने भी तकरीरें की, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। अपनी जो मेरी फाइनेंस टीम थी, मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल बजट था। सिंपली मैं आप सबके सामने रखता हूँ कि हमारा हुआ क्या कि हमने 5000 अरब रुपया इकट्ठा करना था। वो रिवाइज हो के हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया 4900 अरब। ये हमारा FBR का टारगेट था, और इस टारगेट पे हम जा रहे थे। 17% कलेक्शन हो रही थी, जो कि 4-5 साल में सबसे ज़्यादा कलेक्शन थी। जैसे ही कोविड आया और इसका जो लॉकडाउन का जो असरात हुए, अब वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह का धमाका सारी दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर किस तरह के असरात आए।
तो हमारी जो डायरेक्ट हमें नुकसान हुआ कि हमारा जो रिवाइज टारगेट आया, जो हमने 4,900 अरब इकट्ठा करना था, वो अब आ गया 3,900 अरब, यानी 1 ट्रिलियन रुपया हमारी शॉर्टफॉल आ गई। ये अब की है शॉर्टफॉल। ये समझना है आपने कि ये जो शॉर्टफॉल है ये अभी तक की है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है ना हम मेजर कर सकते हैं, ना दुनिया में कोई मुल्क कर सकता है, क्योंकि कभी इस तरह की चीज हुई नहीं कि पूरा तरह इकोनॉमी बंद कर दी जाए, लोगों को घर में बंद कर दिया जाए। इसका कोई मिसाल नहीं है। तो इसके जो असरात हैं अभी तक पूरी तरह लोग नहीं समझ रहे। और मैं फिर अपनी टीम, जो हमें बड़ा तनकीद हुई कि जी कंफ्यूज्ड है, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूं और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो हमारे पे प्रेशर डाला जा रहा था। हमें सिंध से सारी मिसालें आई, जी देखें सिंध में कितना जबरदस्त लॉकडाउन हो गया, आप भी करें। मैं अगर मेरी बात सुनी जाती, क्योंकि 80th अमेंडमेंट के बाद सूबाई ऑटोनॉमी है, वो अपने फैसले करते हैं, मैं कभी भी फिर भी वो भी लॉकडाउन ना करता जो कि हमने किया। मैं फिर भी कोशिश करता कि हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती, हमारी छोटी दुकानें, छाबड़ी वाले ये चलते रहते। लेकिन क्योंकि वो हम यूरोप को देख रहे थे, तो यहां भी लोग यूरोप को देख के जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो यहां भी शुरू हो गए। वुहान सिटी का चाइना में उन्होंने देखा कि उन्होंने लॉकडाउन किया, यहां भी कर दिया। लेकिन हमारे जो हालात थे स्पीकर साहब, हमारे हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। और जिन भी मुल्कों के अंदर गुर्बत हो और डेली वेजर हो और इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, क्योंकि 80% तो हमारे मजदूर उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग लाइनों में खड़े होकर खाना इसलिए ले रहे हैं क्यों, उसके बावजूद कि वहाँ रजिस्टर्ड हैं और उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सीधे बैंक में जा रहे हैं। वहाँ तो फॉर्मल इकोनॉमी है, हमारी 80% इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम किधर से ढूंढते हैं कि ये जो छाबड़ी वाले बेचारे, ये जो सारे गरीब लोग एकदम बेबस घरों में बंद हो गए, जिन्होंने दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पालना था, वो बेचारे घर बैठ गए। और जब मुझे तनकीद हो रही थी कि जी आप भी बंद करें, जिस तरह ये हिंदुस्तान में हुआ और ये जिस तरह सिंध में किया गया, तो स्पीकर साहब लोगों से अगर पूछें उन दिनों के अंदर, ये गरीब बस्तियों में जब जाते थे, गाड़ी जब जाती थी, गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता था, लोग गाड़ी को अटैक कर देते थे, भूखे लोग थे बेचारे। तो शुक्र है हमने ये प्रेशर भी बर्दाश्त किया, फैसला भी किया कि हमने कंस्ट्रक्शन खोल लिए, अपने अपनी जो SOPs के साथ हम इकोनॉमी खोलते रहे। हम सबसे पहले थे इसमें। आहिस्ता आहिस्ता आज जो दुनिया मान गई है कि सिर्फ एक ही तरीका है कोविड का मुकाबला करना, और वो है स्मार्ट लॉकडाउन। आज दुनिया ये एक्सेप्ट कर बैठी है। और मैं फिर से कि हम माशाल्लाह हम पहले थे, कंफ्यूजन हमारे में नहीं थी, कंफ्यूजन उन्हों में थी जिनको समझ, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में नहीं कोई गया। इन्होंने जो लोग कह रहे थे जी लॉकडाउन करो, उन्होंने कभी यहाँ कच्ची बस्तियों में नहीं गए, गरीबों की बस्तियों में जाके देखे तो सही 8-8 लोग एक कमरे में हैं, उनको आप लॉकडाउन कर दें। जो बेचारे दिहाड़ीदार थे वो किधर से वे अपने बच्चों का पेट पालते। और हम बचे, एक तो हमने जल्दी खोला, और दूसरा मैं आज सानिया नश्तर और उनकी टीम को इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इतने थोड़े वक्त में इतना ज्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई इसकी मिसाल ना पाकिस्तान में मिलती है, ना किसी भी आप दुनिया के मुल्क में देख लें जिधर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसकी वजह से आज हमारा इतने बुरे हालात नहीं हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आगे हमारे बुरे हालात, ये जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से आएंगे नहीं, क्योंकि सारा सर्विस सेक्टर मुतासर है इससे। मुझे अपने जो टूरिज्म के ऊपर हमारा सारा इलाका, नॉर्दर्न एरियाज, ये सारा गलियात, ये जितने भी इलाके हैं,
गर्मियों में टूरिज्म पर रिलाय करते थे, वहां सब उनके आज बुरे हालात हैं। सारी दुनिया में टूरिज्म के बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे जो ये जो पहाड़ी इलाके थे वहां तो सिर्फ लोग डिपेंडेंट गर्मियों की टूरिज्म पे करते थे। तो ये सारा इलाका आज मुतासर है। हमारे प्राइवेट स्कूल्स, जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स, ये सारे मुतासर हैं। उनके देहातों के अंदर जो छोटे छोटे स्कूल एकदम जब बंद कर दिया आपने सब कुछ, वो सारे टीचर्स बेचारे बेरोजगार हैं, उनकी रोजी नहीं है। यानी मैं जिस बड़े बड़ों की बात नहीं कर रहा, पैसे वाले लोगों को ये इतना फर्क नहीं पड़ा। हमारे जैसे लोगों को आप घर में बंद कर दें, हमारा क्या जाता है? सरकारी नौकर जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं उनको कितना नुकसान होगा। लेकिन जो मेहनत कश लोग बेचारे जो अपने बच्चों का पेट पालते थे, अभी तो वो एक तो उससे बचे हैं, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना, नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी हम पूरी तरह अपनी पार्टी में, हम गवर्नमेंट बैठ के सोच रहे हैं कि हम मजीद अब इनकी कैसे मदद करें, क्योंकि 12,000 रुपए वो तो खर्च हो गए होंगे। तो इसके लिए वो भी अभी हम प्लान करें। लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि जब आपके पास वो हालात हो कि 1,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ जाए, और फिर एक इकॉनमी के बहुत बड़ा इलाका जिसमें हर सेक्टर, रेस्टोरेंट्स हैं, ये शादीगार हैं, ये सारा सर्विस सेक्टर मुतासर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है इकॉनमी की, सारी दुनिया के अंदर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री इस वक्त सबसे बड़ी इफेक्टेड है। जो छोटे छोटे कारोबार थे, अब उनके पास उनकी चीजें नहीं बिक रही, उनके कारोबार, यानी एक बहुत बड़ा इस वक्त झटका पड़ा हुआ है हमारे लोगों के ऊपर। लोग मुश्किल में हैं। हम बच ऐसे इस तरह भी गए कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह नहीं किया। और मुल्कों के अंदर तो महंगाई, ये खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। सो कहने का मकसद ये है मेरा कि हमारे पास अब एक और चैलेंज है आगे। चैलेंज ये है कि हमें अब पाकिस्तान को ये जो अगले हालात हैं, जो फिर से मैं कहता हूं कि अभी हम नहीं बता सकते कि ये आगे कब तक हमारी टैक्स कलेक्शन गेन करेगी, कब तक हमारे ये जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इनको हमने कैसे हेल्प करना है। बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस हमने दिए हैं। हमाद अज़हर ने इंडस्ट्री में, इन्होंने बड़ी मेहनत करके, सारों कंसल्ट करके उनको छूट दी है, उनकी मदद की है। लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टेंट अब चैलेंज रहेगा कि एक इकॉनमी जो पूरी तरह पहले मुश्किल से ऊपर आ रही थी एक रिसेशन से, उसके लिए अभी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के अंदर मैं एक चार्ल्स डिकेंस सेइंग है कि इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एक तरह तो वर्स्ट ऑफ टाइम्स है, लेकिन अगर हमने इसको बेस्ट ऑफ टाइम्स बनाना है तो वो जो हम अब प्लान कर रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो गवर्नमेंट के इदारे जो इस वक्त वो पैसा जो हमें तालीम और सेहत और साफ पानी में और गरीब किसानों के ऊपर खर्च करना चाहिए, अस्पतालों पे, वो पैसा एक बहुत बड़ा उसका गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, ये जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस इनमें जा रहा है, जिसमें पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि ये पावर सेक्टर का जो सारा कर्जा, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे से पहले किए, इनहेरिट किया हम, ये हमें मिला इन पिछली 10 सालों के अंदर। अब वो उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं आज यहाँ आपको खड़ा होकर ये कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब भी आप चेंजेस करेंगे किसी सेक्टर के अंदर, जो लोग एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं, जिनको स्टेटस को कहता है, वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट की अब वो हमारे पास चॉइस नहीं रह गई कि हम जब भी हम चेंज करेंगे। मसलन पीआईए में, अब पीआईए के अंदर देखें, ये जो हुआ है, ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी ज़िंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फ़ख्र होता था पीआईए में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर
इसके अंदर बकायदा माफियाज बैठे हुए हैं। पता नहीं सरवर खान ने आपको इस अपनी तकरीर में बताया नहीं। स्पीकर साहब, 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए के हटाए गए हैं। पीआईए के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। हमने जो अभी जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त पीआईए के, 5 महीने इन्होंने केस करके उनको घर बैठा दिया जब वो फाइनली केस जीता गया। यानी मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। कोई भी दुनिया में इदारा नहीं चल सकता। तो ये पूरे माफियाज बैठे हैं और इनको मैं आज अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की ये नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि फलाना स्ट्राइक कर देगा जी, वो फलाने मिलके आपके आ जाएंगे जी, घर आ जाएंगे जी, आप मान जाएं बातें। या ये मुल्क जिधर आज है, हमें ये रिफॉर्म सारे इदारे, और मैं इदारों का बात यानी पावर सेक्टर के अंदर जो इदारे हैं, पीआईए, रेलवेज, ये सारे लॉसेस है। स्टील मिल का 8 अरब रुपया स्टील मिल में सरप्लस पड़ा था 2008 में। ये बड़ा कारनामा है कि उसके ऊपर आज 250 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। पिछले हम जब से बंद पड़ी है स्टील मिल, जो कि नून लीग के दौर में थी, हमने 34 अरब सिर्फ बंद स्टील मिल में सैलरीज में दे चुके हैं। 9,000 लोगों को एक बंद मिल में रखने के लिए 34 अरब रुपया। एक वो कौम जिसके पास पहले कर्जों पे हम गुजारा कर रहे हैं, पहले सूद दे रहे हैं। सूद ये कि ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें जब गवर्नमेंट मिली तो पहले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया 4,000 अरब, 2,000 अरब उसमें से सूद देना पड़ा जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे। तो उस मकरूज मुल्क के अंदर आप ये सोचें कि हम ये अरबों रुपया दे रहे हैं बंद मिल पे, और फिर वही खड़े वो जिन्होंने इस मिल का, जिस पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था, वो आगे से कह रहे जी मजदूरों को नहीं हटा, क्योंकि इन्होंने अंदर घुसाए हुए हैं। पॉलिटिकल भर्तियां करके इनको तबाह किया, पीआई को तबाह किया, ये इसको किया, पावर सेक्टर को किया। अब या तो हम रिफॉर्म हो, यहां मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, हम ये मैं बजाय बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। कहने का मकसद ये कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करें। मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे दिल में मेंशन करना चाहता था इस चीज़ को। कार्टेल्स, मोनोपलीज बनी हुई हैं। एक तो माफियाज बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, एक बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं जिस तरह का शुगर कार्टेल। अब शुगर कार्टेल, इसके अंदर जितनी भी चीजें सामने आई इंक्वायरी के अंदर, इसमें क्या नजर आ रहा है कि थोड़े से लोग पैसा बना रहे हैं, यानी विंडफॉल प्रॉफिट्स बना रहे हैं। मैं फिर वाजे कर दूं कि ये मुल्क की फ्यूचर है, हम इंडस्ट्रियलाइज करें। इस मुल्क की फ्यूचर है कि हम अपनी बिजनेसेस को प्रमोट करें। इस मुल्क की फ्यूचर है अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि पैसे बनाए जाए, हमारा किसान पैसा बनाए, हमारी बिजनेसेस पैसे बनाए, हमारी इंडस्ट्री पैसा बनाए। लेकिन वो एक माशरे के अंदर अपना फर्ज तो पूरा करें, टैक्स तो दें। जब आप पैसे बनाते हैं, माशरा चलता है,
सारी दुनिया के अंदर जो कामयाब माशरे हैं वो चलते हैं कि लोग पैसा बनाते हैं, वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स आप अपनी अवाम पे खर्च करते हैं, उनकी तालीम पे, सेहत पे। इस तरह एक माशरा चलता है। जो मदीना की रियासत की मैं बात करता था, उस सरकार मदीना पहली दफा दुनिया की तारीख में उन्होंने जो ज़कात का सिस्टम निकाला, पैसे वाले लोग से इकट्ठा करते थे और निचले लोगों के ऊपर खर्च करते थे। ये आज सारे यूरोप में वेलफेयर स्टेट्स इसके ऊपर बेस्ड है। हम यहां क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, 29 अरब रुपए की सब्सिडी 4 साल में लेके सारी शुगर मिल इंडस्ट्री 9 अरब रुपए का टैक्स देती है। उसके अलावा महंगी चीनी, लोगों को महंगी चीनी मिल रही है। उसके अलावा सारी जो रेगुलेटर्स थे जिनका काम ये रोकना था, चेक करना था, कंप्लिसिटी थी। और लूट कौन रहे हैं? किसको लूट रहे हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को और बेचारे हमारे किसान को। ये स्पीकर साहब हर जगह हो रहा है और ये हमारी गवर्नमेंट की मिशन है। हमारी मिशन ये है कि हमने इस मुल्क में, जब हम कहते हैं इंसाफ का निज़ाम, अदल और इंसाफ, वो मतलब ही ये होता है कि जो मेहनत करता है वो पैसा बनाए, लेकिन अपना अवाम अपना जो शेयर है वो दे, ताकि हम निचले से लोगों के ऊपर खर्च करके ऊपर उठा दें। वो तो कभी भी मुल्क ऊपर नहीं जा सकता कि छोटा सा तबका अमीर होता रहा और बाकी बेचारी अवाम आप भूखा नंगा रखें। कोई भी आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये सारे कार्टेल्स, इन सब को मेरी ये मिशन है कि हम इन सारों को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये सारे जितने भी बड़े बड़े मोनोपोलीज, कार्टेल्स, माफियाज, ये कभी भी नहीं चल सकते थे जब तक इनको गवर्नमेंट्स इनको पेट्रोनाइज ना करती, हुकूमतें इनको पेट्रोनाइज करती थी। ये जो शुगर मिल माफिया, ये जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। और जो मैं अपनी कौम से मैं जो वादा करके आया था, मेरी कौम से ये वादा था कि हमने अपने जो हमारी विजन है वो मदीना की रियासत है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक्टिंग ऑपोजिशन लीडर ने तंज किया, उससे मुझे बाकी चीज़ें तो मैं माइंड नहीं करता इनकी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी वो सेइंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज सेड, हु सेज इट। क्या कौन बात कर रहा है? तो जो ये लोग हैं, इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो इनका सारा अगला पिछला पता है। लेकिन वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता, ये क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। देखें, यही आदमी, ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फ़र्क क्या है? बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। मुझे स्पीकर साहब, मैं क्योंकि मैं मगरबी कल्चर को इन सब से बेहतर जानता हूँ, मेरा क्रिकेट की वजह से टाइम गुजरा है। मैं आज आपको इस असेंबली के फ्लोर पे कहना चाहता हूँ, जितना नुकसान
इस मुल्क की लीडरशिप ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, हमारे इमेज को कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता था। ये क्या करते हैं, मैं तब से सुन रहा हूं, ये 1988 से मैं ये सुन रहा हूं, जो जाता है मगरब में वो क्या कहता है, जनाब मुझे बचा लो, अमेरिकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं आपकी तरह लिबरल और मॉडरेट हूं, बाकी ये सारे ये मुल्क में इंतहा पसंद हैं, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। ये कॉन्स्टेंटली आप कोई स्टेटमेंट्स उनकी उठा के देखें, ये सारे वहां जाके लिबरल बन जाते हैं, मॉडरेट बन जाते हैं, क्योंकि इनका ईमान नहीं है। मैंने जितनी आप एक एक मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वॉशिंगटन में, डेवोस में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, मैंने हर जगह कहा कि मेरी विजन है पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत के असूलों पर खड़ा करना। मैंने स्पीकर साहब जनरल असेंबली के अंदर बाकायदा, मेरे ख्याल में पहली दफा किसी ने वहां ये बताया कि मदीना की रियासत क्या थी, कैसे उसने ख्वातीन को, औरतों को राइट्स दिए, गुलामों को आजाद किया, माइनॉरिटीज को इक्वल स्टेटस दिया, बराबर के शहरी बनाया। कि उधर मैंने बताया कि यहूदी केस जीत जाता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका क्या मुकाम था इस्लाम में और क्या है, उनसे केस, वो केस हार जाते हैं यहूदी से। ये था इंसाफ का वह निज़ाम, ये इक्वालिटी थी, ये रूल ऑफ लॉ था। और वहां मदीना की रियासत, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी चीज ये थी कि इंसानियत थी, वहां पहली वेलफेयर स्टेट थी। आखिरी खुतबे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे पे खड़े होकर कहते हैं कि सब इंसान बराबर है, कोई रेस, जो भी मर्जी आपका रंग हो, सब इंसान हजरत आदम की औलाद है। आज आप अमेरिका में देखें, जो बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन से जिस तरह बेचारे वो सड़कों पे निकले हुए हैं, आज तक उनको वो नहीं किया जो 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेसिज्म के खिलाफ बात की थी। एक मॉडर्न स्टेट थी, एक मॉडर्न स्टेट थी जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे थी। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। वो किस लिए कहा है? हमारी बेहतरी के लिए। जो इंसान उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, और जो कौम मदीना की रियासत पे उसूलों पे चलेगी वो उठ जाएगी, चाहे वो मुसलमान ना भी हो। आज जो मोहम्मद अब्दू ने, एक बहुत बड़ा एक स्कॉलर था, वो जब यूरोप गया पहली दफा आज से 100-125 साल पहले, तो जब वो वापस आया मिस्र में, तो उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा मैं यूरोप गया, वहां मुसलमान नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और वापस आके कहता मिस्र में कि यहां मुसलमान तो बहुत है, मुझे बड़ा कम इस्लाम नजर आ रहा है। जो उनकी सुन्नत पे चलेगा अल्लाह तो उसको मानता है। जो इंसानियत होगी, जिस माशरे में इंसाफ होगा, जिसमें मेरिट होगी, जिसके अंदर इंसानों को बराबर का समझा जाएगा, वो माशरा दुनिया में ऊपर चला जाएगा। और आज आपने अगर स्कैंडिनेवियन, जो मैंने जाके देखा स्कैंडिनेवियन ममालिक में, आप देखेंगे कि वहां किस तरह की उनकी कितने वो करीब है मदीना की रियासत के और हम कितने दूर हैं उससे। जो मुझे सबसे, जो मेरा आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट से पहले मैं सिर्फ आज सब इस हॉल के सामने एक्नॉलेज करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितनी वो फ्रंट लाइन में मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं, मुझे ये पूरा एहसास है। हम तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट का पूरी तरह हम जो कर सकते हैं उनके लिए बैकिंग करेंगे, लेकिन उनको असल में तो उनको रिवॉर्ड अल्लाह देगा, क्योंकि ये जहाद है, ये असल जहाद है जो वो आज पाकिस्तान के हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मेरा आखिरी पॉइंट स्पीकर साहब वो ये कि देखें,
जो मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उन्होंने लोगों की इखलाकियात उठा दी। उन्होंने लोगों का जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो उठा के ऊपर ले गए। वही कौम थी, वो बदल गई। उन्होंने अपनी मिसाल से लोगों को चेंज कर दिया। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। उन्होंने जो उनका कैरेक्टर था उससे अपनी मिसाल से कौम को बदला। जो वो कौम बनी, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई, सिर्फ मुसलमान ताजर गए, कई सूफी हजरात गए। उनके कैरेक्टर को देख के लोग मुसलमान हो गए। उनके कैरेक्टर ऐसे थे कि वो नाप तोल में कोई खयानत नहीं करते थे, वो कोई किसी किस्म का धोखा नहीं देते थे। वो कैरेक्टर ऐसा था कि लोग मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये हैं वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबरा वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबरा बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स नहीं है स्पीकर साहब, हम इनको डिग्निफाई करते हैं, इनको डेमोक्रेट्स कह के। इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है इस मुल्क की। इनको आप, हम जब इतनी तकरीरें सुनते हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, जो करप्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, वो कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। तो ये बच्चे जो हमारे देख रहे होंगे, उनको क्या कोई अच्छे और बुरे की तमीज नहीं पता चलेगी। वो मौलाना रूमी की सहींग है कि कौम मरती तब है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है। जब मॉरली ये कौम जब मरती है, कौम मर जाती है। वो तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाबदेही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। या और देखें, एक 22 करोड़ का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। ये कभी जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें। और वो जो कह रहे हैं कि मेरा लीडर है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। इसका कोई तस्वर है? यानी मैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये एक मुल्क से हो सकता है। कोई देता है किसी को, अच्छा अगली बात, कोई किसी को 5 साल 15-20 लाख रुपया देता है महीने की तनख्वाह। वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। और ये है मसला इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई।
पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके और फिर वो घर वाले आपको निकाल दें और आप घर वालों से जवाब मांगे, जी बताएं आप ये आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गई जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 महीने हुए हैं, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ है। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं, ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब इनको डर लगा हुआ है, इनको डर लगा हुआ है। जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। तो मैं कंक्लूजन में सिर्फ जो मैं अपनी सारी पार्टी को उस दिन कह रहा था, मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी माँ ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका, तो ये तो आपको गिरा देंगे, या भी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। और प्लीज ये मेरी बात सब मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा। यानी स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है, एक स्ट्रगल लीडर को बनाता है। मुश्किल वक्त लीडर का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही होता है मुश्किल वक्त में, और वो मुश्किल वक्त में तब खड़ा होता है जब उसको स्ट्रगल करनी आती है, वो घबराता नहीं है। तो ये जो हमारा मुल्क जिधर आज खड़ा है,
स्पीकर साहब, ये मैं आज आप सबके सामने कहूं कि फिर से मैं रिपीट करता हूं, कई तरह ये हमारी तारीख का सबसे मुश्किल वक्त है और कई तरह इंशाअल्लाह ये अगर हम ये जो रिफॉर्म्स मैंने आपको कह दी, जो हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, मैं खुद सारा मैं पूरा मेरे ऑफिस से सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इस तरह इसलिए चला रहे हैं, जो मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, कि उसी से हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब तक हमारा एक यंग पॉपुलेशन है उनको हमने नौकरियां देनी है, वो कंस्ट्रक्शन से मिलेगी, एग्रीकल्चर को पूरी हम मदद कर रहे हैं, और फिर तीसरी इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम, इनकी पूरी कोशिश करेंगे इनको चलाने के लिए। लेकिन ये हमें समझ आना चाहिए कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, जो अल्लाह ने तोहफा दिया पाकिस्तान का, ये तोहफा है। मैं जितना जितना ये 22 महीने में देखा है, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें बख्शी हैं। हमारी कोताही है कि हमने जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। जो चीज़ आप जगह उठाएं, आप देखेंगे पाकिस्तान को अल्लाह ने वो बख्शी हुई। मैंने ये सारी दुनिया देखी है, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहते जी न्यूजीलैंड $50,000, सिंगापुर चले जाएं, कैसे वो कोई मुल्क मुकाबला कर सकता है इस मुल्क का, जिसको अल्लाह ने क्या क्या आप नाम ले और अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। और सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब है, हमें हमारा जो लोकेशन है और फिर चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जो हमारा इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाइना के साथ है, ये इंशाअल्लाह हमने अपनी ये रिफॉर्म्स कर दी, अपना हाउस इन ऑर्डर कर दिया, इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा। मैं आज पेशन गोई आपके कर रहा हूँ, ये मुश्किल वक्त है, इससे निकल के ये वो मुल्क बनेगा, ये फिर मिसाल बन जाएगा सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, जो 1960s में हम एक वक्त पे मिसाल बने हुए थे। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता, जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ कि उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने NRO दिया, उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, NRO से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 NRO दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया, वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह।